स्वागत है एजुटॉपिक क्लास में। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपके लिए प्रगति पर स्टार्ट किया गया एजुटॉपिक क्लास की तरफ से। इसमें आपको जितने भी चैप्टर्स है सभी आपके क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, ये आपके नोट्स है साइंस का चैप्टर नंबर 1 का जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपको फर्स्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे क्लियर कर दोगे। ठीक है, तो इस वीडियो एंड तक जो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए जो बनाए गए हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि आप मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना ताकि फ्रेंड्स भी वीडियो देख ले। करते हैं वीडियो स्टार्ट। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट करते हैं पहले ताकि पता चल जाए मोटा मोटा चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो पहले चीज़ है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, इससे हमें जो पदार्थों का परिवर्तन होता है, इसमें होता क्या है, जिसमें पदार्थों का परिवर्तन होता है उससे हमें ये पता चलता है कि जो मूल बातें होती है उसको समझने में मदद मिलती होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों का परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो एकदम सरल शब्दों में समझे तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनका परिवर्तन होता है, यानी वो बदलते हैं अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, और उससे नए पदार्थ बनते हैं, तो होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब उदाहरण से समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस के मिलाने से पानी बना, यानी एक या एक से अधिक पदार्थों का परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? 2H2 प्लस में O2 इनको मिलाया तो क्या बना? एक नया पदार्थ बना जो है 2H2O। ठीक है, तो ये होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं तो मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया के 4 ही प्रकार होते हैं। वैसे तो 4 होते हैं, चैप्टर में और भी बात की गई वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ है संयोजन अभिक्रिया। अब कहते हैं संयोजन अभिक्रिया होती क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया होती है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो। इसका मतलब है कि वह संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ है वो मिल जाते हैं और उससे एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण में बोला गया है कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी उत्सर्जन हुआ। जैसे दे सकते हो C प्लस में O2। ठीक है, जब हमने इसको मिलाया तो CO2 बन गया, नए पदार्थ की विघटन अभिक्रिया। अब विघटन अभिक्रिया होती क्या है? तो विघटन अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ होता है वह टूटकर दो या उससे अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता होता है विघटन। विघटन का अर्थ होता है टूटकर दो पदार्थ उससे अधिक पदार्थों का निर्माण करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। जिसकी मान लो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी 2H2O2 है। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसका टूटा तो जहाँ पे देखो टूटने पे क्या बना? एक तो हाइड्रोजन बना 2H2, ठीक है, ऑक्सीजन बना O2। ठीक है, इस तरीके से होता है विघटन अभिक्रिया। क्या हुआ? विघटन हुआ, एक से दो पदार्थ बने। ठीक है, ये होता है। उसके बाद ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सरल शब्दों में समझे तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती नहीं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब हम किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। ठीक है, होती है ऊष्माक्षेपी, बस ऊष्मा उत्पन्न होने को ही कहते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं इसको प्रकृति गैस का दहन। तो इसमें CH प्लस में O2 जब इसको मिलाया तो इसमें ऊर्जा भी बनी। जैसे दोस्तों CO2 प्लस में 2H2O प्लस में ऊर्जा। ठीक है, यानी ऊर्जा भी बनी। तो ऊर्जा का यानी जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्लियर? वही पता प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे आसान। प्रतिस्थापन वह अभिक्रिया होता है जिसमें एक पदार्थ का एक भाग है वो दूसरे पदार्थ के भाग के साथ प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि बदल जाता है। ठीक है, वो होता है प्रतिस्थापन। जैसे कि समझो उदाहरण से, तो जिंक और तांबे के लवण, यानी जिंक Zn, तांबा है CuCl2। ठीक है, तो हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो जो ये है Cl है ना, ये जिंक के साथ चला गया तो ये बन गया ZnCl2 प्लस में Cu। तो ये होती है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? बस इतना ही आसान था। उसके बाद है ये उत्प्रेक्षण अभिक्रिया। अब उत्प्रेक्षण अभिक्रिया होती है, उत्प्रेक्षण अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है इसमें दो पदार्थों के मिलने से दो नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें बोला गया है कि उत्प्रेक्षण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है इसमें दो पदार्थों के मिलने से दो नए पदार्थ बने। ठीक है, वो तब उदाहरण समझो कैसे। तो उदाहरण का मतलब है उत्प्रेक्षण में कि जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। तो हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो इससे दो नए पदार्थ बने।
ठीक है। यानी जो पदार्थ थे अभी तो हमारे पास HCl प्लस में NaOH, तो जब हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो एक नया पदार्थ बने, तो अलग नए पदार्थ, तो एक बना NaCl, ठीक है, NaCl बन गया, तो जैसे तो इसका और इसका इन दोनों का मिक्स हो गया, NaCl बन गया, और एक बना H2O, ठीक है, ये बन गया। तो इस तरीके से होता है उत्प्रेक्षण अभिक्रिया। क्लियर। अब रासायनिक अभिक्रिया के गुण, अब गुण पढ़ते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ गुण होते हैं जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। तो पहला है आपका अविरंतता। इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया अवर्तन होती है, अर्थात वह एक निश्चित दिशा में होती है, ठीक है। और दूसरा अपूर्णता, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह अपूर्ण होती है अथवा वह पूरी तरह से नहीं होती, ठीक है। और तीसरा है ऊष्मा परिवर्तन, ठीक है। तो ऊष्मा परिवर्तन में होता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का परिवर्तन होता है, ठीक है, अर्थात वह गर्मी या ठंड का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं, बनाते भी या छोड़ते भी हैं, तो होता है ऊष्मा परिवर्तन। ये हो गया क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से अब करते हैं टॉपिक वाइज। पहले थी आपकी इस तरीके से अभिक्रिया, ठीक है, ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट थी, हमने इसलिए आपको इसको ले लिया, ठीक है। क्रियाकलाप 1.1 है। इसमें बोला गया मैग्नीशियम रिबन का हमने दहन करवाया था, तो इसमें सावधानी और तैयारी क्या की गई, तो इसमें सावधानी में क्या किया गया, इस अभिक्रिया में शिक्षक के सहयोग से ये आवश्यकता है होती है, यानी जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें आग और गर्मी का उपयोग किया जाता है, नहीं आग लगाई जाती है, ठीक है, रिबन मैग्नीशियम रिबन में। तो इस तरीके से है। और छात्रों को आंखों पर चश्मा पहनना उचित होगा ताकि वे आंखें की सुरक्षा कर सकें, यानी कि जब मैग्नीशियम चलाते हैं ना तो उसमें से निकलते हैं चिंगारी से फुलझड़ी जैसे, इसलिए। अब परिचय में क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन की तैयारी करते हैं, तो इसमें लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन, यानी कितने 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से रगड़ा कर साफ किया जाता है, ताकि ऊपर की जो परत होती है वो उतर जाए, ढंग से साफ हो जाए। और यह चूर्ण मैग्नीशियम रिबन की सतह को साफ करने में मदद करता है, ताकि ये दहन के दौरान बेहतर ढंग से जल सके, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं दहन में होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से पकड़कर सेपरेट लैंप पर या बर्नर पर रखते हैं, और जब आप उस पर मैग्नीशियम रिबन पर आग लगाएंगे, आग का संपर्क होगा तो वह तेजी से जलने लगता है, ठीक है। उसके बाद है राख का संग्रहण। अब राख की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन के दहन के बाद इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा किया जाता है, वॉच ग्लास होती है आपकी, वॉच ग्लास में इकट्ठा किया जाता है, और यह राख मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, ठीक है। जो राख बनी मैग्नीशियम की वो क्या बनी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करके जो एक सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का पदार्थ बन जाता है मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रेक्षण किया तो इसमें क्या पता चला, इसमें यह पता चला कि तेज प्रकाश, तो मैग्नीशियम का जब दहन किया गया तो उससे एक चमकदार प्रकाश निकला और तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो आंखों को चुंदिया सकता है, ठीक है। और ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, तो दहन के दौरान जब बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो यह ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि यह आपको चारों ओर के वातावरण को गर्म कर सकती है, ठीक है। ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। उसके बाद सफ़ेद राख का निर्माण हुआ, तो हमने उसको जलाया मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या हुआ, सफ़ेद राख का निर्माण हुआ। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन के बाद एक सफ़ेद राख बनती है, कौन सी राख, सफ़ेद राख। और मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है, यानी जो राख बनी उसके बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जो ये राख होती है ठोस पदार्थ होती है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ देखो मिलकर बनते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, मैग्नीशियम को जलाया तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये था। इस तरीके से हो गया। उसके बाद निष्कर्ष में क्या निकला, निष्कर्ष में यह निकला कि मैग्नीशियम रिबन एक दहन या अत्यधिक ऊर्जावान प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जो तेज प्रकाश, ऊष्मा और एक ठोस उत्पन्न का उत्सर्जन करती है। यह प्रतिक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये बोला गया है। उसके बाद 1.1.2 जो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व समझते हैं, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है रासायनिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण तरीका होता है, यानी जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होती है ना संतुलित, तो वह रासायनिक प्रक्रियाओं को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण तरीका होता है, ठीक है। यह समीकरण प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्रा, उनके अनुपात को दर्शाता है। जो समीकरण होते हैं क्या दर्शाता है, वह पदार्थ की मात्रा उसके अनुपात को दर्शाता है, कितना अनुपात है, कितनी उसकी मात्रा है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व निम्नलिखित हो सकता है। महत्व देखते हैं। सटीकता में क्या होगा, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वह सटीक मात्रा में होते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कोई फालतू कोई कम, तो जो सटीक मात्रा में ही जो पदार्थ होगा सटीक मात्रा में लिया जाएगा, ठीक है, जिससे जो प्रतिक्रिया होती है वह सटीकता बढ़ सकती है, ये होता है। दूसरा अनुपात, दूसरा पॉइंट आपका अनुपात, तो संतुलित रासायनिक समीकरण प्रतिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के अनुपात को दर्शाते हैं, यानी जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी जो रासायनिक समीकरण होता है, तो उसमें जो प्रतिक्रिया होती है उससे भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके अनुपात को दर्शाया जाता है कि कितनी मात्रा में कितने दर में है,
क्लियर। उसके बाद है ऊर्जा की गणना। तीसरा पॉइंट है ऊर्जा की गणना। इसमें जो संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग है वह प्रतिक्रिया में ऊर्जा की गणना की जाती है, ऊर्जा की गणना की जाती है जिससे प्रतिक्रिया की ऊर्जा की आवश्यकता को समझा सके। यानी ऊर्जा की गणना क्या होती है, तो इसमें जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें प्रतिक्रिया में ऊर्जा की गणना की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है कि कितनी आवश्यकता को समझाते हैं, ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है ये समझा जाता है। ओके, उसके बाद प्रतिक्रिया की दर। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग करके प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित किया जाता है। जब भी हम संतुलित रासायनिक समीकरण करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो हम प्रतिक्रिया की दर को समझ सकते हैं कि कितनी दर है, ये उसकी कुशलता की जा सकती है। वही पता परिणाम की भविष्यवाणी। जब संतुलित रासायनिक समीकरण हम करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उससे हम परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये परिणाम निकलेगा। ओके, ये आपका था। और इसका क्या प्रयोग किया जाता है, शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग शिक्षा में किया जाता है, जहाँ यह छात्रों को रासायनिक प्रतिक्रिया को समझने में मदद करता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है आपके। उसके बाद है श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है और ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। जब भी कोई मनुष्य जीवित होगा तो उसके लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जो उसे ऊर्जा की वो कहाँ से मिलेगी, भोजन से प्राप्त होगी। और जो पाचन क्रिया होती है उसमें समय पर खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो वह खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है पाचन क्रिया में। और जैसे आलू चावल ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो इन कार्बोहाइड्रेट के टुकड़ों से ग्लूकोज प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है भोजन से। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। इसलिए जो श्वसन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि साग सब्जी होता है और विघटन होकर कंपोस्ट बनाता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया, सिंपल तरीके में समझ आ गया कि जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और जो उससे हमें भोजन है ना जब हम खाते हैं तो उसमें आपका ये होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलने से हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा हमें मिलती है शरीर को, ताकि हम जो अभिक्रिया करते हैं वो कर पाते हैं। उसके बाद 1.2.2 जो है वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन। जैसे सबसे समझ आता है अपघटन, जब ऑक्सीजन में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यानी जो एक अभिक्रिया, मान लो एक आपके पास अभिकर्मक, ठीक है, मान लो एक अभिकर्मक है, उसे तोड़ा तो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बन गए, तो वे होते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी टूटना। ठीक है, तो उदाहरण में समझते हैं, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। ठीक है, तो ये उदाहरण में देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होता है जिसमें आपका CaCO3 है। जब ये टूटा तो CO प्लस में CO2 बन गया, यानी टूट गया, एक पदार्थ दो अलग पदार्थों में टूटकर बन गया। ठीक है, तो यही होता है आपका, क्या होता है, यही आपका होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें अब एक अभिकर्मक होता है टूटकर छोटे छोटे पदार्थ उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण है वो भी देखते हैं। देख सकते हो एक ये है, यहाँ पे देख सकते हो ये आपका चित्र 1.7 है जिसमें सूर्य के प्रकाश से करवाए गए हैं। तो ये भी आपका एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें 2AgCl होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश के साथ अभिक्रिया करवाई और 2Ag और प्लस में Cl2 बन गया। ठीक है, तो ये भी एक उदाहरण है। तो ये आपका आ सकता है चित्र बनाना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे बना लेना। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद है 1.2.3 जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हम करते हैं आपका विस्थापन अभिक्रिया। आप समझो विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें होता क्या है, इसमें एक तत्व होता है वो दूसरे तत्व के यौगिकों से विस्थापित कर देता है, यानी जो एक तत्व होता है वो दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित यानी हटा देता है। ठीक है, ये होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया यानी हटाना। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे जिंक और तांबे का विस्थापन अभिक्रिया हमने करवाई, तो जिंक है Zn, ठीक है, तांबा है CuSO4। जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो तांबे के जो सल्फेट है, ठीक है, उससे विस्थापित करते हैं, यानी जो तांबा है उसको तांबे के सल्फेट से विस्थापित करते हैं। जो ये Cu है इसको SO4 से विस्थापित कर दिया, हटा दिया, तो ये क्या बना, ZnSO4 और Cu बना। तो यही एक विस्थापन आपकी अभिक्रिया होता है। इसमें जो एक आपका जो तत्व होता है वो दूसरे तत्व के जो उसका यौगिक होता है उससे हटा देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, इस तरीके से यही आपका होता है। उसके बाद है 1.2.4 जो है द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, तो द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिकों के बीच तत्वों का आदान प्रदान होता है। तो द्विवीय विस्थापन जैसे सबसे समझते हैं, द्विवीय विस्थापन यानी दो तत्वों का आपस में आदान प्रदान, यौगिकों का आदान प्रदान। ठीक है, तो वो ही होता है आपका द्विवीय विस्थापन। अब आप अभिक्रिया से समझते हैं, तो देख सकते हो जैसे कि देख सकते हो उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे देखते हो सोडियम क्लोराइड है और ये देखते हो सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका सोडियम क्लोराइड है और ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3। जब हमने इसमें द्विवीय विस्थापन करवाया तो इसने अपने यौगिकों को बदल दिया आपस में। जैसे कि आप देख सकते हो ये है NaCl, इसने अपना यौगिक इसको दे दिया AgNO3 को,
ठीक है, और AgNO3 ने अपना जो यौगिक है इसको दे दिया, तो ये NaNO3 बन गया और AgCl बन गया। इस तरीके से यानी यौगिकों का आदान प्रदान द्विस्थापन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है 1.2.5 जो है उपचयन और अपचयन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके बार हर बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, उपचयन और एक अपचयन दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये समझो, उपचयन और अपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो एक साथ काम करती है। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और उसका ऑक्सीजन अवस्था में बदल जाता है, यानी जो ऑक्सीकरण अवस्था में उसको बदला जाता है वो होता है उपचयन और अपचयन। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें एक अभिकारक आपका उपचयित होगा और दूसरा अभिकारक आपका अपचयित हो जाएगा। और जो ये अभिक्रिया होती है उपचयन अपचयन की, इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया है। जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों इकट्ठा हुआ रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो उपचयन, अब उपचयन का लक्ष्य समझते हैं। तो उपचयन एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है, यानी जो उपचयन अभिक्रिया होगी तो इसमें जो भी पदार्थ होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो वो होते हैं आपके उपचयन। और जो ये हटता है इसमें ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के कारण ये हटते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। देखो 2Fe है, ठीक है, 2Fe है, इसको जब हमने O2 के साथ अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपका 2FeO बन गया। ठीक है, इसमें हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन खो दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, समझ आ गया। इस तरीके से एक उदाहरण समझते हैं। देखो 2H2O, जब इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई O2 के साथ, तो ये 2H2O बन गया। इसमें हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन हुआ है इसमें, और इसमें आपका लोहे का उपचयन हुआ है। ठीक है, यानी उपचयन हुआ है, दोनों में उपचयन हुआ है। इसमें आपका उपचयन क्या हुआ, इसमें लोहे का उपचयन हुआ। ठीक है, और इसमें क्या उपचयन हुआ, इसमें हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से होगा उपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उसके बाद अपचयन, अपचयन अभिक्रिया होती है। तो अपचयन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये भी उपचयन की तरह ही अपचयन की अभिक्रिया होती है। इसमें होता क्या है, तो अपचयन में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, वो होता है अपचयन। ठीक है, ये ऑक्सीजन अवस्था को कम करता है। जैसे उदाहरण से समझो, उदाहरण से समझते हैं। देखो 2FeO है, इस प्लस किया हमने 2H2O का, यानी इन दोनों की अभिक्रिया कराई, तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें 2FeO है, इसने अपना ऑक्सीजन खो दिया। ठीक है, तो यही अभिक्रिया आपकी अपचयन अभिक्रिया होती है। तो समझ आ गया, ये आपकी अभिक्रिया होती है इस तरीके से अपचयन। अब जब ये दोनों अभिक्रिया इकट्ठा होती है इस तरीके से, तो ये आपकी होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी आप देख सकते हो। तो इसमें हमने उपचयन में क्या बताया था, उपचयन में बताया था ऑक्सीजन का लाभ होता है। ठीक है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखो H2 है, इसको क्या मिला, ऑक्सीजन, तो ये H2O बन गया। और यहाँ पे अपचयन में होता क्या है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास होता है, नुकसान होता है। तो यहाँ पे CuO है, इसने अपना O2 खो दिया, यानी ऑक्सीजन खो दिया, तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। अभी दोनों अभिक्रिया साथ में तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर। उसके बाद हमने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एक संसारण। तो संसारण को हम सरल शब्दों में समझते हैं। तो संसारण होता क्या है, तो संसारण आपकी एक प्रकार की अभिक्रिया ही होती है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, इसमें जो पदार्थ होता है आपका या फिर कोई भी आपका धातु होता है, वो किसी अन्य तत्व या ऑक्सीजन के साथ जब भी उसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो उस पदार्थ का या फिर उस धातु का नुकसान हो जाता है, यानी वो खराब हो जाता है। ठीक होती है संसारण। ये सरल शब्दों में समझे तो संसारण में कोई भी वस्तु या फिर कोई भी आपका पदार्थ होता है, ठीक है, तो वो किसी अन्य पदार्थ वस्तु के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने आप की जो होती है, क्या कहते हैं उसको, गुण को खो देता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। उदाहरण से समझे, जैसे लोहे का जंग, यानी लोहे पर जब जंग लगता है तो वो होता क्या है, तो लोहे का जंग क्यों लगता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है लोहे की जल के साथ, जिसके कारण जो लोहा है उस पर जंग लग जाता है, वो अपनी गुण को खो देता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होती है, ये भी आपका दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो विकृत गंधिता भी आपकी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। इसमें बस इतना फर्क है विकृत गंधिता में, इसमें जो वसा होता है, जो तेल होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, जिसके उसका स्वाद होता है गंध में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो विकृत गंधिता में यही होता है कि जब भी कोई पदार्थ होगा, जब उस पर तेलीय अवस्था में होगी, ठीक है, उसमें तेल होगा या फिर उसमें कोई भी वसा होगा, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस पदार्थ को खराब कर देता है। ठीक है, ये होता है। जैसे कि दे सकते हो एग्जांपल समझते हैं। इसमें हम समझते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ की गई अभिक्रिया, किसमें, मक्खन की विकृत गंधिता। ठीक है, हम मक्खन की विकृत गंधिता समझते हैं। जब हम मक्खन की अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वह खराब हो जाएगा, उसमें बदबूदार यौगिक हो जाएगा। ठीक है, ये होता है।
बस इस तरीके से आपका क्लियर। बस इस चैप्टर में आपका इतना ही था जितना मैंने आपको करवा दिया है, इसको कर लेना। आपके इसमें जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे आप आराम से क्लियर कराओगे। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, ये समझ आ गया। अब जो इसका PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई रुपया नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है और व्हाट्सअप लिंक है, उसे ज्वाइन कर देना, वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। अब अपनी तैयारी करो, बस एक काम कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी वीडियो देख ले, समझ आ जाए कि चैप्टर में क्या बोला गया और अपने PDF से तैयारी कर लो। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला चैप्टर करवा दिया जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।